ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया और मैं हैं आज आपके साथ शो में। और मार्केट देखिए आज क्या बोलें इस मार्केट को, बिल्कुल एक तंग करने वाला मार्केट, एक रेंज वाला मार्केट बेसिकली। और रेंज लगातार जो क्रंच हो रही थी, आज रेंज थोड़ी सी बढ़ी जरूर, लेकिन फिर भी रहा मोर और लेस एक रेंज में ही है। अगर आप डे हाई और डे लो को देखेंगे तो करीब करीब 100 पॉइंट के करीब की रेंज रही है। 24,550 से लेकर 24,650 के करीब की एक रेंज रही। और एक चीज़ है, आज थोड़ा सा मार्केट आरबीआई पॉलिसी के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई, डीलो तक आया इनफैक्ट, और ऐसा लग रहा था कि वो सीरीज़ का लो हम तोड़ देंगे। 10 पॉइंट से ही बचाया उसको हमने। 535 का वो लो था, 24,535 का, 10 पॉइंट से सही, लेकिन उसको बचाया फिर। और उसके बाद थोड़ा सा आप देखें तो रिकवरी आई। तो उस तरीके से देखा जाए तो प्राइस एक्शन उतना बुरा नहीं है मार्केट का, लेकिन अभी भी सीरीज़ के लो के आसपास बेसिकली थोड़ा सा मार्केट घूमता हुआ। बैंक निफ्टी में देखिए आज थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस रही, इनफैक्ट आज अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में रही। निफ्टी आईटी हालांकि दूसरी तरफ अभी भी काफ़ी अंडर परफॉर्म करता हुआ। और लगातार सेकेंड डे रनिंग आपने देखा मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आज जाती हुई। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा उसमें नजरें रहेंगे, लेकिन जैसा कि आपने बात कही मार्केट में दिक्कत तो है, और जिस तरीके से निफ्टी बार बार सीरीज के निचले स्तरों को टेस्ट कर रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या बाजार सच में कमज़ोर है, कमज़ोर लग रहा है आपको? क्या एनालिसिस है आपकी? देखिए, बाजार कमज़ोर है या स्ट्रांग है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाजार खून चूस रहा है इस समय। ये वो वाला मार्केट है। और क्या होता है मार्केट में, कभी ट्रेंड मिले तो समझ में भी आता है कि चलो ठीक है, चलो डाउनवर्ड ट्रेंड है सही, डाउनवर्ड ट्रेंड में भी लेकिन मार्केट आपको पैसा नहीं बनाने दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको वन वे कह रहा है कि चलो ठीक है आप पैसा बना लेंगे। कई लोग मार्केट में अगर स्पेशली ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं और अगर 550 560 के करीब बेच रहे हैं तो फिर वापस दिक्कत हो रही है। तो ये इस मार्केट में हो क्या रहा है ना श्रेया, लोग दोनों तरफ पैसा लूज़ कर रहे हैं। सबसे ख़राब मार्केट वो होती है जिसमें आप दोनों तरफ पैसा लूज़ करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट, ट्रेंड ख़राब वाली मार्केट, लेकिन उसमें भी एकदम ऐसा नहीं है कि वन वे मार्केट बस गिरा और रिकवर हो गया, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस मार्केट में आपका फोकस होना चाहिए पैसा बचाने पर। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मार्केट में ट्रेड करना ही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मार्केट की हर स्विंग पकड़नी ही पकड़नी है। कई ऐसी मार्केट्स होती हैं जिसमें आप कहें ठीक है बैड लक, नहीं समझ में आ रहा। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, कई बार ज़रूरी नहीं होता ना कि हर पिच सेम है। कई पिचेस पे आपको बिल्कुल विकेट बचा के खेलना है, भले ही 100 रन बने पूरे दिन में, लेकिन विकेट नहीं जानी चाहिए। तो ये इस समय वाली मार्केट है, इसमें विकेट नहीं जाना चाहिए, आपका कैश बचा रहे बेसिकली। ट्रस्ट में ये मार्केट बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वो मार्केट आए जिसमें ट्रेंडिंग मूव्स आए तब तक आपके अकाउंट में पैसा ही ना बचाओ ट्रेडिंग करने के लिए। तो उस चीज़ के लिए इसको थोड़ा सा समझें। लेकिन मार्केट इनहेरेंटली काफ़ी कमज़ोर हो चुका है अब। आप देखिए और नंबर्स देखिए आप। आज मैं देख रहा था, चाहे आप डीवीएस लैब्स के नंबर्स देख लीजिए, भारत फौज ने नंबर्स ठीक ठाक पेश करे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमेंट्री इतनी ख़राब दे दी कि उसके बाद देखिए स्टॉक, वो वाला स्टॉक जो एक अच्छी खासी रैली दिखा रहा था वो नहीं टिक पाई। बजाज ऑटो के नंबर्स मुझे ठीक ठाक लगे, मतलब मुझे कोई कंप्लेन नहीं है बजाज ऑटो के नंबर से, लेकिन फिर भी देखिए आप स्टॉक चलने को तैयार नहीं है। तो क्या हो गया कि ये मार्केट अब इस समय एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। कैसे निकलेगा उससे बाहर ये समझ में नहीं आ रहा। अभी ट्रंप की तलवार भी अटकी हुई है अब, सबसे बड़ा कारण है ना। 3 से 3.5 के बीच में आप क्या करेंगे? क्या आप ये रिस्क लेके जाएंगे कि रात को डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अनाउंस किया या नहीं किया? क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो हो सकता है कल गैप अप भी मिल जाए। तो बहुत मूविंग पीसेस हैं इस समय तक। कल सुबह तक कुछ ऐलान हो या ना हो हमें पता नहीं इन सब के बारे में। थोड़ा सा मार्केट टफ है। लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी पर बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लेवल्स हैं नहीं, 2 ही लेवल्स की बात करूंगा मैं। सपोर्ट 24,550 का है आपका, हम बार बार उसको हिट कर रहे हैं, बार बार उसको टेस्ट कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस आपकी आज का हाई 24,650 से 24,700 के करीब। अच्छा, बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए आप 55,200 से 55,400 के बीच में करीब सपोर्ट है, और आप देखें रेजिस्टेंस 55,600 से 55,800 के बीच में है। बिल्कुल कमज़ोर मार्केट, फ्रस्ट्रेटिंग है और रिस्क भी है फिलहाल। लेकिन आरबीआई पॉलिसी आ जाए, और जैसे कि आप चर्चा भी कर रहे थे, आरबीआई पॉलिसी आई, मार्केट नीचे गिरा, फिर थोड़ी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। कल के शो में हम चर्चा कर रहे थे कि एक रेट कट एक्सपेक्टेड था। आरबीआई पॉलिसी कैसी लगी सर आपको? आप कितने मार्क्स देंगे आरबीआई पॉलिसी को, और साथ ही इसका असर आप मार्केट पे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो कोई नहीं होता आरबीआई पॉलिसी को मार्क्स देने वाला, लेकिन देखिए गवर्नर साहब के पास भी
बियॉन्ड अ पॉइंट ज़्यादा स्कोप नहीं था। एक चीज़ क्लियर है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब उलझुल हरकतें नहीं करी होती तो आज आपको एक और रेट कट मिल जाता है। आई थिंक गवर्नर साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर थी कि इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कोर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, सीपीआई इन्फ्लेशन भी अभी तक कंट्रोल में है, आगे जाकर Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर में जाके वो 4.9% मतलब कंफर्ट जोन के बाहर जाएगी, इस साल के Q4 में और अगले साल के Q1 में। उस बीच में लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, उसकी जो अनसर्टेनिटी है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो नहीं कह सकते। प्लस एक और चीज़ उन्होंने कही थी कि उन्होंने अब तक जो 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट करा है, उनका ये माना था कि 75 बेसिस पॉइंट तक तो ट्रांसमिशन हो चुका है, बाकी का 25 बेसिस पॉइंट अब तक हुआ नहीं है, जब तक वो नहीं होगा मैं क्यों रेट कट करूँ। अब यहाँ पर इशू ये है कि क्या अब हम एक एक्सटेंडेड पॉज में जाने वाले हैं। पिछले बार भी गवर्नर साहब ने कहा था कि अब हमारे पास एक रेट कट का स्कोप बचा है, तो वो रेट कट या तो इस बार हो जाती, अगली बार भी होगी या नहीं होगी कह नहीं सकते। 25 बेसिस पॉइंट का परहैप्स एक रेट कट बचा है, लेकिन ठीक है। देखिए आरबीआई साहब इतना एक्सपेक्ट कर सकते थे, जितना आरबीआई को करना था अब तक कर चुका है आरबीआई। आई थिंक आरबीआई को तो ऑलरेडी फुल मार्क्स मिल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पे, जितना फोकस वो कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब आई थिंक थोड़ा सा सरकारी तरफ से भी कुछ ना कुछ होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इकोनॉमी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है वैसे। बिल्कुल, ये तो बात होगी आरबीआई पॉलिसी की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सभी के जहन में कि करना क्या है इस मार्केट में, जिस तरीके से फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है, रिस्की लग रही है, थका रहा है काफ़ी, क्या करे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस मार्केट में? देखिए श्रेया, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज आप देखिए डिवीज़ लैब्स, ठीक है ना, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था डिवीज़ से ठीक ठाक नंबर्स आएंगे, स्टॉक 4% नीचे आ गया। अब आप एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, आप ले लीजिए एग्जांपल ब्रिटानिया का। अब तक हर कोई कह रहा था एफएमसीजी में छुपने की जगह ब्रिटानिया ने आके पूरा उसका तहस नहस कर दिया है ना। बिल्कुल, आप देखिए कल के टॉप गेनर्स में काफ़ी स्टॉक्स थे जो आज टॉप लूजर्स में। आईटी देखिए आप किस तरीके से कोलैप्स कर रहा है इस मार्केट में। गिनती आज एनसीसी देखिए, इतने ख़राब नंबर पर एनसीसी चल गया। तो ये क्या है ना, मार्केट इस समय ट्रैप कर रहा है आपको, दोनों तरफ ट्रैप कर रहा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि चल गया लेकिन उसके बाद आपने पैसा बना लिया, उसके बाद फिर इंट्राडे में फिर वही पूरा का पूरा कोलैप्स हुआ। तो सिर्फ एक डिफेंस है जो कुछ हद तक एक होल्ड आउट कर रहा है। अब कल देखिए, अब बीएससी एंजल 1 में शॉर्ट पोजीशंस बने, आज वो सारे के सारे कवर हो गए। तो यही बात मैं अपफ्रंट आपको बता रहा था कि ये जो मार्केट है इसमें कोई ट्रेंड नहीं है इस तरीके का। तो या तो आप एक दो बिल्कुल ही जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनको पकड़ के बैठे रहें, वो अलग बात है, अदरवाइज जस्ट लीव दिस मार्केट। हाँ, एक अप्रोच ये रहेगी, एज एन इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक्स को आप अपने एसआईपी करते रहिए और लोअर लेवल पे ऐड करते रहिए। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज का कार्यक्रम ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से मार्केट थोड़ा पेन में है, तो जहाँ पे गिरावट ज़्यादा हावी होती हुई नजर आई, उन स्टॉक से शुरुआत करेंगे। कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिला? अभी आपको स्क्रीन पर पूरा फार्मा स्पेस ही आप देखिए पूरे पेन में। डॉक्टर रेड्डीज 1.5% से 0.25% के करीब करीब टूटा। विप्रो आईटी अगेन बैकफुट पर 2% के करीब यहाँ पे गिरावट। बजाज फाइनेंस पूरे एनबीएफसी स्पेस में भी बिकवाली हावी। जियो फाइनेंशियल भी टूट गया 1.5% के करीब, तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है। इसके अलावा आप देखिए बॉश वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल, 5.5% के करीब यहाँ पर डेंट पड़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा केन्स टेक में मुनाफा वसूली आज देखने को मिल रही है 0.5%। ब्रिटानिया के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट खराब ही थे, ब्रोकरेजेस भी थोड़ी कॉशियस साउंड कर रहे थे और देखिए 4.5% के करीब ये टूट गया। डिव स्लैब नतीजों के बाद यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई नजर आई 4.5% के करीब। लेकिन खराब मार्केट में भी कहीं खरीदारी होती हुई नजर आई है। बेसिकली बात करें तो कंजम्पशन स्पेस में एशियन पेंट्स, ट्रेंट जैसे स्टॉक्स में खरीदारी 2.5% से ज़्यादा एशियन पेंट्स चढ़ गया। एचडीएफसी लाइफ चढ़ा 1.5% और बीईएल डिफेंस स्पेस में थोड़ी बाइंग है तो 1% करीब करीब ये चढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा आईएफएल फाइनेंस 3.5% की तेज़ी। यूनियन बैंक 2.5% से ज़्यादा चढ़ गया। कैनरा बैंक में खरीदारी 1.5% और एनसीसी लिमिटेड नंबर्स खराब थे जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन 2.5% की तेज़ी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट नीरज दीवान जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, राजेश पालवे, आशीष बहेती, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:15 पर सुदर्शन कुमार आपको बजाज ऑटो के नतीजों का रिव्यू बताएंगे, साथ ही रिविस लैब्स के नतीजों
कैसे रहे ये बताएंगे यतिन मोता जी। 2:30 बजे यतिन ही बताएंगे आपको कि इस हफ्ते आने वाले MSCI रीबैलेंसिंग के किन शेयरों की मिलेगी एंट्री और कौन होंगे बाहर। 2:35 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे टाइटन और गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे कैसे रह सकते हैं। साथ ही कंचन नौटियाल, कमिंस और HPCL के नतीजों का प्रीव्यू लेकर आएंगी। फिर 2:42 पर कंचन ही आपको बताएंगे कि जुलाई के फर्स्ट हाफ में FIs ने क्या खरीदा और क्या बेचा। 2:50 पे मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जोड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जी। 3:05 पे यतिन से लेंगे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पे एनर्जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पे BTST STBT कॉल्स। चलिए पैनल तैयार है हमारा, उनके पास चलते हैं और जरा ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड इस समय की? एक रिलेक्टेड लॉन्ग है, वो है ICICI Pru। सेफ स्टॉक लगता है प्योरली बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ। 6.9 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 6.5 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ ₹4 का। अपसाइड टारगेट 630 पॉसिबल है। इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है ICICI Pru में। तो 30 के टारगेट देख रहे हैं, ट्रम्प प्रूफ स्टॉक लग रहा है ये गाबा सर को, तो यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपने क्या पिक किया है? श्रेया देखिए, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, सेल साइड का ट्रेड लूंगा मैं औरोबिंदो फार्मा। इसका स्ट्रक्चर वीक है देखिए, और इसमें सबसे बड़ी बात है इसने इसका एक आप कह सकते स्विंग का लो है, और वो है करीबन 1070 का, 1070-75 के आसपास। तो वो जो रेजिस्टेंस जोन है वो कंटिन्यूअसली ये रेजिस्टेंस को ये टेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो जब तक 1075 के नीचे रहेगा तो हमारा सेल एक्टिव रहेगा, और इसलिए हमने 1080 का स्टॉप लॉस रखना है और औरोबिंदो फार्मा सेल करना है। इसका टारगेट बनेगा करीबन 1020 से लेके 1000 का, और थोड़ा सा पोजिशनल भी रखे तो भी चलेगा। ओके, औरोबिंदो फार्मा ये हो गई राजेश जी की तरफ से एक ट्रेड। राजेश पालवे जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे शॉर्ट साइड का ही ट्रेड है, और ट्रम्प टैरिफ अनाउंसमेंट इफेक्टेड स्टॉक सन फार्मा। यहाँ पे हमें लगता है ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है, मल्टीपल सपोर्ट का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है। हमें लगता है जिस तरीके की यहाँ पे वीकनेस बनी है ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है डाउन मूव। सन फार्मा फ्यूचर शॉर्ट किए जा सकते हैं फॉर डाउन साइड टारगेट ऑफ 1580 1575। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1625 रुपए के आसपास। ओके, सन फार्मा यहाँ पे बिकवाली की राय, पूरा प्रेशर में फार्मा स्पेस ही आपको नजर आएगा। आशीष कयाल जी आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। श्रेया और सभी दर्शकों को भी देखिए, यहाँ पर जो मेरा पिक होगा वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में। यहाँ पर बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा था, लेकिन आज के दिन में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स पिकअप हुए इस स्टॉक के अंदर। करीबन पिछले 10 से 20 दिन से ज्यादा के एवरेज वॉल्यूम्स यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2860 का, और टारगेट है 3120 लेवल्स का। ओके चलिए अब विकास सालुंके को जोड़ते हैं। विकास जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? जी देखो, ओवरऑल सेटअप अभी भी एक रेंज में देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि PSU बैंक में SBI बैंक यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लगता है 50 DMA पे अभी यहाँ पे एक ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव देखने मिल सकता है। डेली चार्ट में डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने मिला था, तो 796 के स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे 826-28 के टारगेट के लिए यहाँ पे SBI बैंक को बाय करना है। और मुझे लगता है कि ये जिस हिसाब से आज पूरे फर्स्ट हाफ में जो मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है सेकंड हाफ में भी एक अच्छा खासा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है PSU सेक्टर में, जिसमें SBI यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो 826 के टारगेट के लिए SBI को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 796 के स्टॉप लॉस। ओके, SBI खरीदारी की राय यहाँ से। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। 2 सेल साइड की ट्रेड आई है, 3 बाई साइड की ट्रेड, एक एक करके आपके स्क्रीन पर होगा इस वक्त। गाबा सर ने ICICI प्रूडेंशियल चुना है, 630 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 615 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। राजेश जी कह रहे हैं औरो फार्मा ये सेल कीजिए, टारगेट नीचे का 1020 तक एक्सपेक्टेड है। 1080 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। पालविया जी कह रहे हैं कि सन फार्मा में आपको बिकवाली करनी है, सेल साइड की ट्रेड उनकी तरफ से। 1580 के नीचे का टारगेट और 1625 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आशीष कयाल जी ने कहा ट्यूब इन्वेस्टमेंट उनको पसंद आ रहा है, अच्छी तेजी वहाँ पे देखने को मिल रही थी, तो 3120 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। 2860 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, यहाँ पे खरीदारी की राय।
विकास सालुंखे ने अभी एसबीआई पिक किया और उन्होंने कहा कि एसबीआई में 826 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 796 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, अब चलते हैं नीरज दीवान जी के पास। नीरज जी, स्वागत है सीएमसी आवाज़ पर कार्यक्रम में आपका। गुड आफ्टरनून। मार्केट प्रेशर में है, लेकिन कहां पर अवसर तलाश सकते हैं हमारे निवेशक, कहां पे बाइंग की जा सकती है, कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, मार्केट में तो काफ़ी प्रेशर है। मिड स्मॉल कैप में भी देखें तो काफ़ी बिकवाली हो रही है। तो एक आई थिंक काफ़ी जो चल रहा है कि जहाँ स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट है या कॉस्ट पे बेच के कैश हाथ में रखो। आई थिंक एफआईएस के अलावा डोमेस्टिक सेलिंग भी ज़रूर चल रही है स्मॉल मिड कैप में। आई थिंक अपॉर्चुनिटी अगर देखें तो जो स्टॉक डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, डोमेस्टिक ऑर्डर फ्लो से डिपेंडेंट है, डोमेस्टिक डिमांड से डिपेंडेंट है, मैं वही रिकमेंड अभी कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। सो मैंने जो एक स्टॉक अभी चुना था वो है BEML, भारत अर्थमूव्स लिमिटेड, जो माइनिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है। बट ये धीरे धीरे इसमें आप देखें तो माइनिंग कंस्ट्रक्शन कम और डिफेंस बढ़ता जा रहा है कंट्रीब्यूशन ओवरऑल बिजनेस में। रेलवे मेट्रो का भी 1/3 बिजनेस है कंपनी का रेलवे मेट्रो से। तो रेलवे मेट्रो के ऑर्डर काफ़ी आ रहे हैं, जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है। रेलवे में जो वंदे भारत ट्रेन आ रही है, उसके अलावा आप देखें डिफेंस में इतने ऑर्डर हैं। तो ये डिफेंस व्हीकल, स्पेशलाइज व्हीकल्स बनाते हैं ये। तो जो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स हैं, इन सब के ऑर्डर आ रहे हैं। रिफर्बिशमेंट डिफेंस इक्विपमेंट की, डिफेंस व्हीकल्स की। तो ये काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, इनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो इन्होंने लास्ट 4-5 साल में भी अपना मार्जिन काफ़ी अच्छा बढ़ाया है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छी हो रही है, 35-40% प्रॉफिट इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर आप देखें 5 ईयर एवरेज 35% प्लस आ रही है। तो आगे चलते हुए मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के चलते हुए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहना चाहिए इसका। तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है और आई थिंक साल के अंदर भी 20% अपसाइड यहाँ से मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की और कुछ ऐसी कंपनियां जिनसे एक्चुअली आप अच्छे नंबर एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन ख़राब नंबर आए। डिवीज़ लैब्स के हर पैमाने पर ख़राब नंबर्स, और उनकी कॉल भी चल रही थी जो यतिन सुन रहे थे। एक बार यतिन से समझ लेते हैं नंबर्स कैसे रहे और कॉल पे मैनेजमेंट ने क्या बोला। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो नंबर्स डिवीज लैब के कमजोरी आए हैं। इनफैक्ट नेट प्रॉफिट 27% बढ़ा, जबकि एक्सपेक्टेशन था 30-35% बढ़ोतरी का। और अगर हम मार्जिन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन था कि 32-33% तक मार्जिन चला जाए, लेकिन मार्जिन का प्रदर्शन भी काफ़ी वीक रहा है, 31.4% के आसपास। साल दर साल बेसिस और सिक्वेंशली नंबर्स आपको सुधरते हुए नजर पड़ेंगे। लेकिन अभी जो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है, यहाँ बहुत सारे एनालिस्ट लोगों ने कंसर्न्स रेज किए हैं। सबसे पहले अगर हम डिवीज लैब की बात करें तो ये बड़ी जो एमएनसी फार्मा कंपनी होती है, इनको सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। और कहीं ना कहीं ट्रंप साहब के जो निर्देश हैं कि भाई ब्रांडेड जो ड्रग्स हैं यूएस में, इसके दाम कम होने चाहिए, और इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी लागत जो है कम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव एमएनसी फार्मा कंपनीज की तरफ से भी आ रहा है। और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज, जो अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ से भी इंपैक्ट आता हुआ नजर पड़ रहा है, जिसके कारण जेनेरिक और ब्रांडेड ड्रग दोनों के ही दामों में आप गिरावट देख रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी के अगर हम जेनेरिक बिजनेस की बात करें तो यहाँ भी प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और जो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है, यहाँ भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली डिवीज लैब का कहना यह है कि कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगले 2 सालों में शायद काकीनाडा प्लांट से आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मीडियम और शॉर्ट टर्म में अनिश्चितता है, उसके कारण स्टॉक पे आप प्रेशर देख रहे हैं। इनफैक्ट जैसे ही कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू हुआ, स्टॉक में लगभग 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली और अभी बिल्कुल डेज लो पे है, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना यह है कि शॉर्ट टर्म में प्राइसिंग प्रेशर रहेगा और इंश्योरेंस कंपनीज और जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, इनकी तरफ से खास करके दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये बात होगी डिवीज लैब्स की। शुक्रिया यतिन। नीरज जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या व्यू रहेगा डिवीज लैब्स पर? इस गिरावट में खरीदेंगे क्या स्टॉक को? या गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैं काफ़ी पॉजिटिव था इस स्टॉक पे लास्ट 2-3 क्वार्टर से। लास्ट क्वार्टर में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, पर आज जैसे आज रिजल्ट आए और जैसे आपने मैनेजमेंट की कमेंट्री बताई है, और जो ट्रम्प का जो फार्मा टैरिफ के लिए जो डराते रहते हैं, आई थिंक वो एक बारी देखना ज़रूरी है कि वो कितना उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक वो देखने के बाद ही यहाँ बाइंग करनी चाहिए। स्टॉक ने अच्छी रिटर्न दी है, आई थिंक अच्छे प्रॉफिट पे बैठे होंगे, बट आई थिंक यहाँ पे इमीडिएटली जल्दी नहीं करनी चाहिए बाइंग के लिए।
ओके, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए फिलहाल बाइंग के लिए। तो बात होगी डिविस लैब की नतीजे खराब, कॉल में भी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी वीक नज़र आए। स्टॉक डेज लो पे अभी फिलहाल देखने को मिलेगा आपको। एक और स्टॉक की बात करते हैं, बजाज ऑटो, जो हम शो की शुरुआत में जिक्र कर रहे थे। इसके नतीजे आए, नतीजे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही रहे, इन लाइन ही रहे, लेकिन स्टॉक गिर कर रहा है कारोबार। थोड़ा डिटेल में समझते हैं नतीजे। सुदर्शन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सुदर्शन, बजाज ऑटो के नतीजे कैसे रहे, क्या नंबर्स रहे? देखिए, टू व्हीलर कंपनीज में दो ऐसे कंपनीज हैं, बजाज ऑटो और हीरो मोटो, जिनके एक्सपेक्टेशंस बेसिकली एस्टिमेट्स जो था वो म्यूटेड था। अब उसके अगेंस्ट में अगर जो आप कंपेयर करेंगे बजाज ऑटो के नंबर्स, तो अर्निंग्स ओवरऑल इन लाइन है। इसमें दो मेजर हाइलाइट्स है। पहला है रियलाइजेशन, जो कि बेसिकली आप जो बाइक्स बेचते हो उस पर आप कितना पर बाइक कमा रहे हो, तो वहाँ पे रियलाइजेशन जो एक्सपेक्टेशन था वो 1 to 2% इंक्रीज़ का था। यहाँ पे इनका इंक्रीज़ हुआ वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ है। वाई देखेंगे तो 4% का इंक्रीज़ हुआ, अगर जो सिक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो 3% का इंक्रीज़ हुआ। लेकिन मार्जिन की बात, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी था कि मार्जिन 20% से नीचे ही आएगा, 19.7%, कंपनी ने डिलीवर किया 19.7%, बट बहुत क्वार्टर्स के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है कि बजाज ऑटो का मार्जिन भी 20% के नीचे आया है। प्रॉफिट में 5% का बढ़त देखने को मिला था, रेवेन्यू भी 5% बढ़ा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस था कि सिर्फ 2% बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर जो आप देखेंगे YOY और सिक्वेंशली में सिर्फ 1% बढ़त देखने को मिला था। इसलिए एक्सपेक्टेशन था कि इसके कारण रेवेन्यू में भी सिर्फ 2% का बढ़त देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी ने 5% का ग्रोथ दिखाया है। मार्जिन की बात किया, अब आगे कंपनी क्या बोल रही है, तो देखिए कंपनी का फोकस रहा है 125cc प्लस सेगमेंट पे। यहाँ पे कंपनी बोले कि इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। दोनों कंपनीज बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स का, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो देखिए अर्निंग से ज़्यादा कंपनी कमेंट्री क्या देती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 4 बजे 5 o'clock पे ये अर्निंग्स कॉल है, तो वो देखने को होगा कि कंपनी क्या बोल रही है आउटलुक के बारे में। ओके, आउटलुक के मोर्चे पर कंपनी क्या बयान देती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बजाज ऑटो मार्जिन पे प्रेशर, नंबर ठीक ठाक। शुक्रिया सुदर्शन जानकारी के लिए। लेकिन स्टॉक देखिए आप गिरकर कारोबार करता हुआ नजर आएगा 8,192 के लेवल पर। नीरज जी, टू व्हीलर स्पेस में अगर आप देखें, TVS मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, कौन सा स्टॉक आपको ठीक ठाक नजर आ रहा है फिलहाल? कहाँ पे दाव लग सकता है? कोई ऐसा स्टॉक जो अभी पसंद है आपको इस स्पेस में? अगर आप टू व्हीलर स्पेस की बात करें, जैसे मॉनसून की प्रोग्रेस रही है, लो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आया है, लिक्विडिटी भी इंप्रूव हुई है, तो ये टू व्हीलर स्पेस के लिए एक अच्छी चीजें हैं जो आई थिंक इनकी रूरल डिमांड और डिमांड पिकअप करना चाहिए। जैसे हम फेस्टिवल सीजन के पास जाते हैं, TVS मोटर ने तो अप्रूव ही किया है कितने क्वार्टर से कि वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। तो एज अ पोर्टफोलियो TVS मोटर डेफिनेटली हैज बीन द टॉप ऑफ द पिक। बट अगर आप वैल्यूएशन के लिए बात करें कि यहाँ से नेक्स्ट 1 साल के लिए अपसाइड पोटेंशियल, मुझे लगता है कि हीरो मोटर एक काफी अच्छे वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो अगर मैं वैल्यूएशन वाइज देखूं तो वहां पे आई थिंक एक इम्प्रूवमेंट अच्छी मिल सकती है ओवर द नेक्स्ट 1 year बिकॉज ऑफ प्योरली एज अ वैल्यूएशन प्ले। बजाज ऑटो भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से काफी नीचे चल रहा है। अगर टॉप लाइन ग्रोथ हाई है और आगे मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी में डबल इम्पैक्ट आएगा उसका। तो आगे चलते हुए आई थिंक टू व्हीलर स्पेस अच्छा कर सकती है। और अगर किसी को शॉर्ट टर्म 1-1.5 साल के हिसाब से देखना है तो आई थिंक हीरो मोटर एंड बजाज कैन आल्सो गिव अ डिसेंट रिटर्न। बट एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक अगर 4-5 साल 7 साल के हिसाब से देखें तो TVS मोटर ने प्रूव किया अपने आप को। आई थिंक वो उनकी आउट परफॉर्मेंस चलती रहेगी। चलिए, ये बात हो गई बजाज ऑटो की। एक और नंबर जो आज आए वो थे भारत फोर्ज के नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री आई उसने बेड़ा गर्क किया स्टॉक का। 1 बज रहा स्टॉक लेकर आई, ये देखिए स्क्रीन पर। सुदर्शन के पास वापस चलते हैं। सुदर्शन, नंबर्स और कमेंट्री। देखिए, भारत फोर्ज का जब नंबर्स आया था तो इनका बेसिकली 2 नंबर्स होता है, स्टैंडलोन और कंसोलिडेटेड। तो कुछ एक ब्रोकरेज स्टैंडलोन कवर करते हैं, कुछ एक कंसोलिडेटेड, तो दोनों का एस्टिमेट्स था। स्टैंडलोन नंबर्स ऑलमोस्ट इनलाइन था, लेकिन कंसोलिडेटेड नंबर्स जो था वो एस्टिमेट से बेटर था। उसके बाद आपने अगर स्टॉक भी देखा होगा तो ऑलमोस्ट डेज हाई पे गया। उसके बाद कमेंट्री आई और कंपनी ये बोल रही है कि वो FY26 बेसिकली रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फिस्कल के आउटलुक पे वो कॉशियस हैं, एंड उसके 2-3 रीजंस हैं। पहला, टैरिफ अनसर्टेनिटीज, उसके कारण ये बोल रहे हैं कि अभी तक पता नहीं कि किस तरीके से आगे बिजनेस होगा, क्या टैरिफ का रेट होगा, उसके कारण। दूसरा एक और रीज़न उन्होंने दिया है, रोल बैक ऑफ एमिशन नॉर्म्स, जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स के
के लिए एमिशन नॉर्म में रोल बैक हुआ, उसके कारण भी इम्पैक्ट Q1 में भी देखने को मिला और आगे भी देखने को मिलेगा। और एरोस्पेस बिजनेस में सीजनैलिटी इम्पैक्ट हुआ था, उसके कारण अगर जो आप इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट आप देखोगे तो YOY सिर्फ अगर जो पैसेंजर व्हीकल छोड़ दो तो दोनों दूसरे दो सेगमेंट्स हैं, कमर्शियल व्हीकल और इंडस्ट्रियल, दोनों में गिरावट देखने को मिला है। अगर जो सिक्वेंशली देखोगे तो वहाँ पे पैसेंजर व्हीकल में भी गिरावट देखने को मिला है। एक और इनका मेजर सेगमेंट है डिफेंस बिजनेस, जहाँ पे ऑर्डर बुक इनका इंक्रीज हो रहा है। अभी अगर जो Q1 एंड तक इनका ऑर्डर बुक टोटल 9,000 करोड़ से ऊपर चला गया है। लेकिन कमेंट्री में जब इनका अर्निंग्स कॉल होगा, नंबर्स के अलावा एक चीज जो ध्यान देखने को, वो ये कंपनी क्या बोलती है, ओवरसीज सब्सिडरी। Q3 रिजल्ट्स के बाद बाबा कल्याणी ने चैनल CNBC से बात करते उन्होंने बोला था कि 6 महीने में ओवरसीज सब्सिडरी वो बेच देंगे। अगर जो वो डाइवेस्ट कर पाते हैं उस पर कंपनी क्या अपडेट देती है, अगर जो कोई टाइमलाइन देते हैं डाइवेस्टमेंट में, तो वो स्टॉक के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। बिल्कुल, शुक्रिया सुदर्शन। गाबा सर, भारत फोर्ज कैसा लग रहा है चार्ट पर? है तो वीक, क्योंकि काफी हद तक सेलिंग प्रेशर था करीब 1300-1400 के आसपास। आज की कमेंट्री आप कह रहे हैं खराब होगी, तो अब तक तो वीक है। अपमूव मिलेगा 1180 पास करेगा तब, अदरवाइज तब तक डाउन है। हो सकता है करीब 1100, हो सकता है करीब 1080, 1080 भी पॉसिबल है। तो देखते अब तक तो वीक है। ओके, भारत फोर्ज पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर थोड़ी बहुत आज खरीदारी नज़र आई। इनफैक्ट ऐसे मूड माहौल में भी अगर आप देखें, यूनियन बैंक 2.5% के करीब चढ़ के कर रहा है कारोबार। इसके अलावा आप देखें एशियन पेंट्स, एक बार रखते हैं स्क्रीन पर, 2.25% के करीब तेज़ी यहाँ पर। ट्रेंट में भी हम लगातार डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पर भी तेज़ी। एशियन पेंट्स जिस तरीके से गिरा था उसके बाद फिर हमें एक मोमेंटम देखने को मिला। आशीष कयाल जी, आपसे जानना चाहूँगी कितना दम और इस पर्टिकुलर काउंटर में लग रहा है आपको, और अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं? जिनके पास है वो क्या करें, जो फ्रेश बाइंग करने का सोच रहे हैं ऐसे मूड माहौल में, क्या उनको हिदायत रहेगी? देखिए, एशियन पेंट जो स्टॉक है वो बहुत समय से अंडर परफॉर्मिंग रहा है और हमने देखा है क्लियरली 2024 सितंबर से लेके उसके बाद जो गिरावट आई थी करीबन मार्च 2025 तक। लेकिन इसके बाद में पूरा एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एशियन पेंट का जो वर्स्ट केस सिनेरियो था वो खत्म हो चुका है और आगे यहाँ से पॉजिटिविटी लग रही है मुझे। गुंजाइश के ऊपर में जो गैप एरिया इसने ओपन कर रखा था काफी समय से, वो फिल होगा, जो कि टारगेट आता है 2750 के पास में। वो टारगेट हो सकता है एशियन पेंट्स के लिए। और यहाँ पर नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना है आपको 2400 का लगाना है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अपीलिंग है, इस लेवल्स पे एंट्री की जा सकती है क्योंकि ये स्टॉक ट्रेंड के साथ नहीं चल रहा है, इंडिपेंडेंट चल रहा है और यहाँ से पॉजिटिविटी ज्यादा लग रही है। चलिए, अब टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ। गाबा सर, राजेश सातपुते जी और विकास सालुंके जी टॉप कैश कॉल्स के साथ तैयार हैं। गाबा सर, बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड? मेरा ध्यान फोर्स मोटर्स पर है। काफी 3-4 दिनों से एक अच्छा वॉल्यूम्स हो रहा है, आज भी अच्छा वॉल्यूम है। 18,148 के आसपास ट्रेड करता है। 18,000, 17,800 का 17,850 का स्टॉप लगाकर चले। पॉसिबल है कि 19,000, 19,500 आते दिनों में देख सकते हैं फोर्स मोटर्स। ओके, 19,500 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है फोर्स मोटर्स में। गाबा से कोई अच्छा लग रहा है स्टॉक, खरीदारी की जा सकती है। विकास सालुंके जी, आपने क्या पिक किया है टॉप कैश कॉल के लिए? देखो, टॉप कैश के लिए मैंने एशियन पेंट ही सिलेक्ट किया था। ऑलरेडी उसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, बट यहाँ पे मुझे भी बहुत स्ट्रांगली इंडिकेशन देखने मिल रहा है जिस हिसाब से जो साइडवेज मोमेंटम देखने मिला था। और ये सच में अगर देखोगे तो लास्ट पूरे 8 मंथ में भी देखोगे तो एक अंडर परफॉर्म कर चुका है काउंटर। और मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी रेंज देखने मिलेगी। 2670 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है यहाँ से आते हुए देखने मिलेंगे। हालांकि हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में इसी रेंज में जाके अटक रहा था, बट आज यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। नीचे में 2420 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट देखने मिलेगा, तो 2420 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट को बाय किया जा सकता है 2670 के टारगेट। ओके, राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, बताइए कि इस समय आपका टॉप कैश कॉल क्या रहेगा? अनुज जी, देखिए, मिसेस बेक्टर फूड मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है और सबसे बड़ी बात है ये हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है दिन के। तो 1533 ये करंट प्राइस है, हमें बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 15-15, 15-15 स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट है यानी जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो एरिया है करीबन 1565 टू 1575। तो मिसेस बेक्टर फूड इज अ बाय।
ओके, तो अब कैश कॉल पूरी हो गई। बेक्टर्स राजेश सातवते जी ने पिक किया खरीदारी की राय। गाबा सर कह रहे हैं फोर्स मोटर्स खरीदारी करनी है आपको, यहाँ पर 19,500 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 17,050 का आपको स्टॉप लॉस, 17,850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। विकास जी कह रहे हैं एशियन पेंट्स यहाँ पे अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई, 2670 तक के टारगेट, 2420 का स्टॉप लॉस। राजेश जी ने अभी डिस्कशन किया 15 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 1565 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है बेक्टर्स में। फिलहाल ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और इस हफ्ते अगर आप ध्यान दें तो MSCI इंडेक्स में अहम बदलाव होने वाले हैं। किन शेयरों की एंट्री होगी और कौन सा शेयर MSCI इंडेक्स से आउट होगा, बाहर जाएगा, ये बताने के लिए यतिन जुड़े हुए हैं। यतिन बताइए MSCI इंडेक्स में कब और क्या बदलाव होंगे? गुड आफ्टरनून श्रेया। और देखिए MSCI का अनाउंसमेंट इस हफ्ते आने वाला है, 8 अगस्त को अनाउंसमेंट आएगा, और जो बैलेंसिंग डेट है जहां एडजस्टमेंट होंगे वो 26 अगस्त है। तो कहीं ना कहीं इस मिड टर्म MSCI बदलाव के बारे में आपको बताते हैं, जहां इंक्लूजन्स में 4 बड़े स्टॉक्स फोकस में रहने चाहिए। सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट, और आपको ध्यान है तो यहाँ प्रमोटर्स ने 25% हिस्सेदारी बेची थी जो है केदारा कैपिटल, और उसके बाद फ्री फ्लोट बढ़ने से अभी MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स का भाग हो सकता है, ऐसा नुआमा अल्टरनेटिव्स की रिसर्च कहती है, जहां लगभग 28 करोड़ डॉलर्स के आसपास की खरीदारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा IPO के बाद स्विगी में भी एक्शन देखने को मिल सकता है, यहाँ भी करीब 280 से लेकर 300 मिलियन डॉलर्स के इन्फ्लो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी आप एक्सपेक्ट कीजिए 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्लो। और इसी तर्ज पे हिताची एनर्जी और वारी एनर्जीज जो कि अभी रिसेंटली लिस्टेड है और यहाँ फ्लोट में चेंजेस आए हैं, यहाँ भी आप 20 से 25 मिलियन डॉलर्स के इन्फ्लो देख सकते हैं। एक्सक्लूजन्स में 2 स्टॉक पे नज़र रहेगी। सबसे पहले सोना कॉमस्टार, जहां लगभग 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास की सेलिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर होगा। और इसी तर्ज पे थर्मैक्स में भी 150 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सबसे लाइकली कैंडिडेट है MSCI इंडेक्स के बाहर होने की। दूसरे जो स्मॉल कैप इंक्लूजन है, इस पर नजरें कर लेते हैं। IKS, फर्स्ट क्राई, बेल राइस, ट्रांसलेर, ये सारे जो नए IPOs आए हैं और बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले हैं, यहाँ भी आपको इन्फ्लो दिखेगा, लेकिन यहाँ जो इन्फ्लो रहेगा वो 50 से 100 करोड़ 200 करोड़ तक रहेगा। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं रिसेंटली लिस्टेड जो अपने रेडार पे होने चाहिए MSCI के स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल होने के चर्चे। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर रहेंगे आज अगले कुछ दिनों तक। आशीष बहेती हैं हमारे साथ अब इस शो में जुड़ते हुए। आशीष जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या स्टॉक पिक किया आपने? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, PSU बैंक्स में मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ देखने मिल सकता है। तो कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 107 रुपए का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 111 और 114 तक का टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 114 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कैनरा बैंक डिहाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा 1.5% की तेजी के साथ। PSU बैंक्स में आज मोमेंटम आधा फीसदी करीब पूरा इंडेक्स ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कमजोर बाजार में ध्यान दीजिएगा। चंदन तापड़िया जी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपने कौन से स्टॉक पिक किया आज की ट्रेड? जी सूर्या जी, देखिए बाजार में थोड़ा सा वीकनेस है, ऊपर के लेवल पे इंडेक्स टिक नहीं पा रहा है, तो काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो फेवरेबल नहीं है। तो ऐसे मार्केट में मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा एशियन पेंट पे। कहीं ना कहीं FMCG काउंटर है, वो थोड़े से एक कुशन और सेफ्टी दे रहे हैं, तो एशियन पेंट पे पॉजिटिव बायस रहेगा। यहाँ पे पिछले 2 वीक में अच्छी रिकवरी हुई है और ओवरऑल हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं, तो इस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा लगभग 2445 का, ऊपर में लगभग 2600 तक के टारगेट इस काउंटर में बनने चाहिए। ओके, मीनवाइल पिडिलाइट के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। 617 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले 672 करोड़ बोनस भी दिया है इन्होंने। पिडिलाइट हमारा कल भी स्पॉटलाइट था, आई थिंक परसों भी हमने इसको पिक किया था। काफ़ी शानदार नंबर्स लेकर ये कंपनी आई है। अभी तक तो इतने नंबर आए हैं। रेवेन्यू 3753 करोड़, तो ये भी थोड़ा सा एस्टिमेट से बीट ही है पोल के मुकाबले। तो अब तक जितने भी नंबर्स आए हैं पिडिलाइट के, वो सभी के सभी नंबर्स अच्छे हैं, और प्लस 1-for-1 बोनस इशू भी आया यहाँ पर। नीरज जी क्या व्यू रहेगा पिडिलाइट पर? क्लियरली एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है ये। या डेफिनेटली ये स्टॉक हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे चलता है। इसकी वैल्यूएशन अभी भी आप देखें तो काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है स्टॉक, बट ये ऐसे ही बिकॉज ऑफ द प्रीमियम पोजीशनिंग इन द मार्केट, तो इस तरह की और रिजल्ट भी अच्छे अगर आए हैं, तो आई थिंक एक प्रीमियम वैल्यूएशन कंटिन्यू रहेगी। बट
फॉर इन्वेस्टर किसी को अगर स्टॉक पे एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली आई थिंक अभी एक मूव भी आया है स्टॉक के अंदर और वैल्यूएशन भी हाई है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर एंट्री करें, बट किसी के पास है तो डेफिनेटली होल्ड करने वाला स्टॉक है। ओके, जिसके पास है वो होल्ड करे फिलहाल। अच्छा काउंटर दिहाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट के बाद वर्टिकल राइज देखिए बेटे लाइट में अभी देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते शो में और धमाकेदार ऑप्शन लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन लेंगे हम आशीष बहिती जी से, राजेश पालवे और आशीष ख्याल जी से। बताइए आशीष ख्याल जी, क्या पिक कर रहे हैं आप धमाकेदार ऑप्शन के लिए? देखिए यहाँ पर जो हलचल देखने मिली है वो पीएसयू सेक्टर में और कैनरा बैंक, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट पिछले थोड़े से दिनों में हमने देखा है और आज के दिन वापस से रिवर्सल ऊपर में आता हुआ 105 के लेवल से दिख रहा है। तो कैनरा बैंक पे लॉन्ग पोजीशंस की जा सकती है। आप यहाँ पर 110 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद सकते हैं। करीबन यहाँ पर जो चल रहा है उसका भाव ₹2.5 के आसपास है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको ऑप्शन के ऊपर लगाना होगा वो 1.80 का लगाइए और ऊपर में टारगेट जो है करीबन 4.5 से ₹5 का देख सकते हैं। ओके, आशीष बहिती जी आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, इंटरग्लोब एविएशन में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसे 5900 का जो कॉल है उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 109 रुपये के करीब ये चल रहा है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 95 का एसएल मेंटेन करे और 130 के तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। ओके, इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो आपको फिलहाल ये रखना है रडार पर, यहाँ पे खरीदारी की जाए। राजेश पालवे जी आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया जी, फार्मा में वीकनेस है और वहाँ पे हमें लगता है बायोकॉन में ये वीकनेस और बढ़ते हुए दिख सकती है। देखें तो स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन सप्लाई प्रेशर का। तो बायोकॉन का यहाँ पे 360 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब ₹11.60 के आसपास। इस पुट ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं करीब ₹16 से ₹18 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा ₹8 के आसपास। ओके, बायोकॉन फिलहाल ये रडार पर रह सकता है आपके। यहाँ पे भी खरीदारी की जाए तो ये धमाकेदार ऑप्शंस हमने ले लिए हैं। एशियन पेंट्स लगातार इसकी चर्चा हो रही थी और चंदन जी ने भी पिक किया है इसको, आशीष ख्याल जी भी पसंद कर रहे थे, विकास सालुंखे जी ने भी कहा कि एशियन पेंट्स में फिलहाल दम दिख रहा है। इंडिगो अभी आशीष बहिती जी ने पिक किया। ट्रेंड देखें आप, ये भी तो क्लियरली कंजम्पशन स्पेस में अगर आप देखें तो बाइंग नज़र आ रही है। इंडिगो, ट्रेंड, टाइटन जैसे इनफैक्ट इसके नतीजे भी आने हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिख रही है। नीरज जी, क्या ये सेक्टर अभी फिलहाल ट्रम्प प्रूफ है या फिर क्योंकि अब फेस्टिव सीजन आ रहा है सेकेंड हाफ में इन स्पेस में हम बाइंग देखते हैं, वो एक बड़ी वजह नज़र आ रही है? और क्या अगर इसमें ग्रोथ है तो कोई ऐसा स्टॉक इस स्पेस से जो अभी आपके रडार पर हो जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, कौन सा होगा वो? एक्चुअली जो कंजम्पशन स्पेस है उसके अंदर मुझे लगता है कि टाइटन की बात करें या आप ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड एक काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है जो काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चलता है। आई थिंक टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है कि फेस्टिवल सीजन के बाद डिमांड जरूर बढ़ सकती है, तो टाइटन आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप 6-8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आई थिंक इसमें एक अब हम सब होप कर रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन के पास डिमांड पिकअप होना चाहिए, जो अभी तक तो जो पिछले क्वार्टर में भी थोड़ी होप थी वो तो इन रिजल्ट्स में नहीं दिखा है। पर आगे चलते हुए आई थिंक वेदर कंज्यूमर ड्यूरेबल ले लो या आप टाइटन जैसा स्पेस स्टॉक ले लो, मुझे लगता है कि आगे चलते हुए जरूर डिमांड पिकअप होनी चाहिए। ओके, आगे चलते डिमांड पिकअप होगा तो फिलहाल ये कुछ स्टॉक्स आपके रडार पर होना चाहिए। चलिए अब रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी की कंपनी टाइटन के नतीजे आएंगे और वायदा की बात करें तो वहाँ कमिंस, गोदरेज कंज्यूमर और HPCL समेत 13 कंपनियाँ अपनी तिमाही नंबर पेश करेंगी। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ हैं आशु चतुर्वेदी और कंचन नौटियाल। आशीष, पहले आपके पास आना चाहूँगी, टाइटन और गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे कैसे रह सकते हैं? स्ट्रीट क्या अनुमान लगा के चल रहा है? देखिए, टाइटन से तो अच्छी उम्मीद है। दरअसल अगर आप देखें तो इनका जो ज्वेलरी कारोबार है इसमें आपको 21% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। जो कैरेट लेन है यहाँ पर भी आप देखें तो तकरीबन 20% की ग्रोथ का अनुमान है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो तनिष्क की LFL ग्रोथ है ये तकरीबन आपको लाइक टू लाइक 14% देखने को मिल सकती है। ये Q1 में एक्सपेक्टेड है। अब खास बात है कि सोने की कीमतें बढ़ी हैं, ये तो सभी को पता है, लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि जो
कम कैरेट वाले सोने होते हैं, ज्वेलरी होती है, इसकी बिक्री इस बार थोड़ी सी बेहतर आपको देखने को मिलेगी। जो वॉचेज़ हैं, आईवेयर है, यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करें नंबर्स की तो 715 करोड़ ये पिछले साल का मुनाफा था, जो कि इस बार बाजार अनुमान लगा रहा है कि आपको करीब 1019 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, यानी 43% की बढ़त देखने को मिल सकती है। जो मार्जिन्स 9.4% के पिछले साल थे वो बढ़कर 10.6% के देखने को मिल सकते हैं। एबिटा 24% बढ़ेगा, 1247 करोड़ से बढ़कर करीब 1548 करोड़ ये आंकड़ा एक्सपेक्टेड है। और टॉप लाइन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और ख़ास बात ये भी है कि नंबर्स से पहले एक महीने के दौरान टाइटन ऑलमोस्ट 6% करेक्ट हो चुका है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। अब बात करें एक और कंजम्पशन स्पेस के स्टॉक की, GCPL, तो गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स अगर आप देखें तो थोड़े से मिलोजुले माने जाएंगे, क्योंकि मार्जिन्स पर दबाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि ओवरऑल देखिए, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ आएगी 5% के आसपास की, और इस बार भी ये ट्रेंड आपको GCPL में देखने को मिलेगा कि अर्बन से बेहतर कंजम्पशन के जो ट्रेंड्स है वो आपको रूरल में देखने को मिलेंगे। इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती, इसकी बिक्री काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो इनका जो रूम फ्रेशनर सेगमेंट है काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, इसकी बिक्री थोड़ी सी धीमी हुई है। अब सोप्स में HUL से बड़ा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़े से मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वार्टर के दौरान जो पाम ऑयल है इसकी कीमतें बढ़ी हैं, तो वहाँ पर आपको डेंट देखने को मिलेगा। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो इंडोनेशिया का कारोबार है, यहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव जो एक एज है ये थोड़ा सा स्लिप ऑफ होते हुए नजर आएगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल सकती है। नंबर्स की बात करें तो 5% की मामूली ग्रोथ आपको मुनाफे में देखने को मिलेगी, 451 करोड़ से बढ़कर 474 करोड़, जो कि मार्जिन्स 21.8% के थे, अब वो घटकर 20.5% के देखने को मिल सकते हैं। एबिटा ना के बराबर की ग्रोथ है 4% की, और टोटल टॉप लाइन में 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक भी 5% नीचे है। बिल्कुल, तो चलिए शुक्रिया आशीष ये दो स्टॉक्स के अर्निंग्स का प्रीव्यू करने के लिए। मीनवाइल निफ्टी एक बार वापस कोलैप्स होता हुआ, एक बार जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। 24,554 पर, आज का लो था 24,539, तो हम ऑलमोस्ट अब डे लो के करीब वापस आते हुए। और मैं कुछ स्टॉक्स देख रहा था जहां पर प्रेशर आया। एक बार इंडसइंड बैंक लेकर आइए। देखिए इंडसइंड बैंक अब 800 पर, और कल भी हमारी यही चर्चा हो रही थी कि बस अब इस न्यूज़ के बाद शायद यहाँ पर एक नियर टर्म टॉप बने। उसके अलावा आप देखें अदानी एंटरप्राइजेस में थोड़ा सा प्रेशर आया एकदम से आखिरी के कुछ मिनटों में। SBI में थोड़ा सा प्रेशर आया। टाइटन का एक बार इंटरडे चार्ट रखिएगा ज़रा स्क्रीन पर। टाइटन के याद रखिएगा नंबर्स आने हैं। कल आज सुबह स्टॉक काफ़ी मजबूत था, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में ये स्टॉक थोड़ा सा लोअर लेवल पर आया। ICICI बैंक ये भी डे लो पर आता हुआ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा लास्ट के कुछ मिनटों में प्रेशर आया। चलिए अर्निंग्स प्रीव्यू आगे बढ़ाते हैं, कंचन के पास चलते हैं। कमिंस इंडिया और HPCL के नंबर्स कैसे रह सकते हैं जानते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। शुरुआत कमिंस इंडिया के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे बात करी जाए तो 2660 के आसपास आपको जो रेवेन्यू है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं यहाँ पे भी अच्छी खासी हमें तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है, और इनफैक्ट जो मार्जिन है वो भी अपने स्टेबल साइड में इस टाइम पे बने हुए हैं। अगर आप रेवेन्यू जो मैंने बोला कि यहाँ पे अच्छी खासी तेजी है, बिकॉज अक्रॉस द सेगमेंट हम बात करें तो जो इंप्रूवमेंट है हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इनफैक्ट जो ब्रॉड बेस इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिला है अक्रॉस द सेगमेंट। इनका जो मार्जिन सेगमेंट है वहाँ पे लो बेस के चलते काफ़ी ज़्यादा जो इजाफा है वो देखा गया, और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में आता हुआ दिखाई दे सकता है। हल्का सा हमें मार्जिन में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये भी जो है अपने सस्टेनेबल साइड में बने हुए हैं। एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए तो साल दर साल यहाँ पे भी 30% की जो ग्रोथ है उसका अनुमान जताया जा रहा है। की फोकस एरिया क्या होंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अक्रॉस द सेगमेंट जो डिमांड आउटलुक है वो किस तरीके का बना हुआ है। इनफैक्ट जो पावर जेन सेगमेंट है उसके ऊपर प्राइसिंग मूवमेंट कैसा है ये भी देखने वाली बात होगी, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा है कि प्राइस हाइक हुआ है और उसका ही रिफ्लेक्शन नंबर्स पे भी आता हुआ दिखाई दिया, और एक्सपोर्ट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस तरीके की, लेकिन ओवरऑल नंबर्स इस टाइम पे पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। और अभी भी अगर हम देखेंगे तो ये हल्की फुल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है।
नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं HPCL। यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे नंबर्स देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन इससे घबराइएगा मत, बिकॉज इस टाइम पे हमने देखा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते इन्वेंट्री में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं, जिसके चलते ये हमें काफ़ी ज़्यादा अपमूव देखने को मिला है नंबर्स के अंदर, रेवेन्यू फ्रंट में, EBITDA फ्रंट में और सारे ही फ्रंट में। हम फिनेंशियल्स की बात करें परसेंटेज वाइज में नहीं जाऊँगी बिकॉज काफ़ी बड़ा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव फ्रंट में आएंगे, इसके ऊपर मैं आपको बता देती हूँ। रिफाइनिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे थ्रू आउट हमें करीब 6.6 मिलियन मेट्रिक टन देखने को मिल सकती है, यानी कि साल दर साल यहाँ पे 15% ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है। मार्केटिंग सेल्स वॉल्यूम की बात करी जाए तो ये भी 13.1 मिलियन मेट्रिक टन में उभरती हुई नजर आ रहा है। पब्लिक कह रही है एक साल में निफ्टी बढ़ाने, पोर्टफोलियो बढ़ेने, पोर्टफोलियो थोड़ा घिस रहा है। आई थिंक ये जो पेन जो है इसका मूल कारण यही है कि वैल्यूएशंस वर एक्सपेंसिव और ये वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ हैज टू हैपन। और आशीष जी आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि व्हाट मेक्स मी फील अर्निंग्स विल इम्प्रूव। आई थिंक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, इवन दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट इंडिविजुअली आपको स्टॉक्स मिलते जाएंगे। और रही बात कॉर्पोरेट अर्निंग्स की, माई बेट इज ऑन द फैक्ट कि मैक्रो फैक्टर्स आर इम्प्रूविंग एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न्ड। ऑयल भी डाउन है, आई थिंक डेफिसिट्स आर अंडर कंट्रोल, बारिश अच्छा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विल बी गुड, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लिक्विडिटी सॉलिड है, इंटरेस्ट रेट्स कट्स हुए, आपको और क्या चाहिए इससे? नाउ ऑल दिस कुड हैव बीन वेरी बिग नेगेटिव्स एंड दे आर वेरी बिग पॉजिटिव्स, बट इट्स नॉट बाय इंडिया। मैं फिर से बोलता हूँ, इट्स नॉट बाय इंडिया बिकॉज इंडियन मार्केट्स बाय एंड लार्ज हैव एक्स्ट्रापोलेटेड अर्निंग्स। रिसर्च एनालिस्ट इन दैट विजडम हैव एक्स्ट्रापोलेटेड कि पिछली बार इतना ग्रोथ आया था, अब भी इस बार आएगा, ये होगा, इसका पी रेशियो ये होगा। द प्रॉब्लम इज समवेयर देयर हैज बीन अ स्लो डाउन इन अर्निंग्स, क्रेडिट ऑफ टेक हैज नॉट पिक्ड अप, पीपल हैव, कॉर्पोरेट्स आर नॉट इन्वेस्टेड बिग मनी, आपके वैल्यूएशन महंगे हैं, पब्लिक कॉर्पोरेट्स आर रेजिंग मनी इन प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ अलॉटमेंट रादर देन गोइंग टू बैंक्स एंड बोरोइंग मनी, सो देयर आर प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर, बट कहीं पर समडे इट विल गेट टैकल्ड। इंपॉर्टेंट ये है कि अर्निंग्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग एट अ स्लोअर पेस, so if there is some improvement in the earnings growth, I promise you that the market will recognize it. अच्छा, श्रेया के जवाब में आपने कहा था ब्रॉडर मार्केट्स, उसमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं वीजा वी लार्ज कैप्स के। इस तरह की अनसर्टनिटी के बीच में सेफ्टी लार्ज कैप्स में, आपने ब्रॉडर मार्केट्स की वकालत करी, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस की वकालत करी, क्या आपको कुछ पॉकेट्स में कंफर्ट नजर आ रहा है मेहरबून साहब? और आ रहा है तो थोड़ा सा हमारी मदद कर दीजिए, कौन सी पॉकेट्स हैं जो आपको कंफर्ट दे रही हैं? आशीष, मुझे लग रहा था कहीं पर आप इस सवाल का आप ये सवाल अलग से पूछोगे, आपने पूछा भी है। उसका जवाब ये है कि ब्रॉडर मार्केट्स का मतलब क्या है। इट इज नियरली 95-97% ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड को आप ब्रॉडर मार्केट कहोगे। ब्रॉडर मार्केट्स महंगे हैं, आई थिंक सर्टनली येस, क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स एंड क्वाइट अ फ्यू सेक्टर्स में पी रेशियो 60, 70, 80 के हैं। तो ये मार्केट रहेगा स्टॉक्स स्पेसिफिक, ये मार्केट रहेगा जहां पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई दोस फ्यू पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां पे आपको पैसे मिलेंगे। उदाहरण, आपको लगता है एक स्टॉक अच्छा है और यहां से 10% घट सकता है, लेकिन आखिर में 15% देगा, 50% छोड़िए। Do you feel Nifty will be 15% higher from here? If not, then that is the stock for you to buy. ब्लू चिप्स में कंफर्ट आती है, ना नहीं कहता हूँ। आज आपके पास इन्फोसिस है या हिंदुस्तान लीवर है या TCS है और आपको पिछले 2 साल में कोई रिटर्न दिया नहीं, आप कंप्लेंट नहीं करते हो। आप इसलिए कंप्लेंट नहीं करते हो, आप कहते हो आखिर में स्टॉक अच्छा है, क्या करें, मार्केट अच्छा नहीं, कभी ना कभी इंप्रूव होगा। लेकिन आपके पास ब्रॉडर मार्केट के 4-5 स्टॉक होंगे और कहीं पर मार्केट 5-10% लुढ़केगा, तो ये स्टॉक्स आपके 15-20% लुढ़केंगे और आप शिकायत करोगे, करे मैंने क्या खरीदा, आपने क्या बोला था ये। तो दैट इज द डिसएडवांटेज विच पीपल हैव। तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स कहने के लिए अच्छे हैं, दे आर वेल रिस्पेक्टेड टीम्स, पर आपको ज्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है फ्रॉम ईयर बिकॉज ऑफ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल एज द इंडियन इकोनॉमी। तो एट द लेवल्स एट विच दे आर, द वैल्यूएशन एट विच दे आर, यहाँ से 5-7-8% बढ़ा, उसके लिए मैं मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ टू अर्न पॉसिबली मोर
than the inflation rate of this country, the GDP growth rate of this country, and ultimately earn more than the FD rate of this FD rate जो मुझे मिलता है. So I want a return of at least 10, 15, 12, 20% from the Indian markets over the next 1.5 years, which is challenging. But that will happen only if you buy good quality, solid stocks in the broader market and not necessarily in the blue chips. Blue chips में चमुंदा stock like मैं कहता हूँ भारती Airtel has given returns, Larsen and Toubro has given returns, but those are few and far between. The opportunity will come in the large basket called mid caps and small caps, जहाँ पे आप 10, 15, 20 नाम अच्छी तरह परखो और रखो. So even if they falter by 5-10% and ultimately end up giving you a 15-20% return on the upside, that is good enough. ओके ईरानी जी, आपने कहा 10 to 15% तक के जहाँ पे रिटर्न मिले वहाँ पर आपको हाथ लगाना चाहिए. वो कौन सा स्पेस होगा? स्टॉक स्पेसिफिक आप नहीं हो पाते हैं, पिछली दफ़ा भी हमसे चर्चा के दौरान आपने ये बात कही थी, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप हो पाए, जैसे कि आज अगर आप देखें कंजम्पशन स्पेस में बाइंग है, एशियन पेंट्स, इंडिगो, ट्रेंट, टाइटन जैसे स्टॉक्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं कंसिडरिंग जब मार्केट इतना ख़राब हो. तो क्योंकि अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी है तो डोमेस्टिक मार्केट में ही दाव लगेगा और कंजप्शन स्पेस एक ठीक ठाक स्पेस हो सकता है आपके लिए, या फिर कोई और स्पेस जो आपके रडार पर हो जहां पर 10 to 12% जो जिक्र किया आपने वहां पे रिटर्न एक्सपेक्टेड है? और मेहरून सर इसी को ऐड करता हूं, अगर मैं शिकायत ना करूं आपसे बाद में आके तो बता दोगे ना कुछ? I would say space wise मैं कहूँगा कि financials जहाँ पे I think 25% weightage है निफ्टी का. I think despite the language of Bajaj Finance, despite the language to some extent of Chola, कहते हैं provisions बढ़ गया, सब banks के provision बढ़ गए, but you don't see the results of banks on a quarter to quarter basis. उदाहरण मैं देता हूँ, आप कहते हो NPA 0.1% बढ़ा provision या क्रॉस GNPA थोड़ा बड़ा, तो आर यू एक्सपेक्टिंग दैट ऑल दिस थिंग्स विल कीप ऑन गोइंग डाउन एंड बिकम जीरो वन डे? ऐसा नहीं होता है. तो टू स्टेट दैट द रिजल्ट्स वर वेरी बैड इज नॉट वेरी फेयर. तो मैं कहूँगा फाइनेंशियल्स इज वन स्पेस विच विल कीप मी एक्साइटेड. चैलेंजेस है, चैलेंजेस इसलिए कि डिपॉजिट ग्रोथ हैज स्लोड डाउन, इवन द क्रेडिट ऑफटेक हैज स्लोड डाउन, जहाँ पे मुझे होप है कि ultimately it will start picking up pace because there is a structural shift which is happening. I believe credit offtake will accelerate. There will be increased activity हो रही है corporate bond market में, which is a clear indicator that things will ultimately improve. तो space में मैं financials को support करूँगा. दूसरा एक space है, वरिंदर जी हमेशा पूछते हैं मुझे, but I always had a reserved view, लेकिन कहीं पर मुझे लगता है FMCG जो बड़े नाम है, बड़े दिग्गज नाम है, नेस्ले है, लीवर है एंड ऑल, वहाँ पे मुझे लगता है डाउनसाइड अभी है ही नहीं ज़्यादा. And ultimately things will improve, and I promise you analysts will come out with buy reports on these companies in the next 1 or 2 months because of the levels at which they are attractive. Industrials में I still continue to like some select capital goods name. उदाहरण like a Kirloskar Group, which I have been consistently stating for the last many years. With clear disclosure, I am holding it. No intent to sell it. एंड इवन समवेयर अलॉन्ग रेलवेज में जो रिस्क से करेक्शन आया है, आधे हो गए भाव काफ़ी सारे स्टॉक्स के, एक्टिविटी चालू है, मिनिस्टर्स कंटिन्यूइंग टू वर्क, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द रेलवे, सो दैट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ डिसेंट बेट. सो आई वुड से इन्वेस्टर्स हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सेक्टर्स हियर एंड देयर, बट स्पेशली ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स जो कट करके कटे हुए, अभी कटने का बंद हुआ है, स्टोरी इंटैक्ट है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस रखकर इफ यू बाय, money is there to be made despite overall challenges in front of India and the world right now. बढ़िया वेडनेसडे, मिशन अकम्प्लिश्ड. मेहरून सर ने बढ़िया स्टॉक के नाम दिए. मैं रिकैप करता हूँ, लेकिन मेहरून सर आपने फाइनेंशियल्स मेंशन करा, ना कि बैंक्स, NBFCs के नाम लिए. बैंक्स इसीलिए आप हटा रहे हो क्योंकि शायद एक क्वार्टर ऑफ मार्जिन प्रेशर बचा हुआ है, इनके लिए आरबीआई का कट NBFCs के लिए सीधे पर्कुलेट होकर आगे फायदा ही दे रहा होगा, तो NBFCs ज्यादा बेहतर प्लेस वीजा वी बैंक्स, ऐसा है क्या? सर आई थिंक हमें ध्यान देना चाहिए कि जो MSME स्पेस है वहाँ पे स्ट्रेस है. लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट इट. प्रोविजंस बढ़ते हैं बिकॉज समवेयर देयर इज अ वरी कि आगे चल के डिफॉल्ट्स तो शुरू नहीं होगा. There are challenges. Banks have acknowledged it. Conference calls में भी banks ने accept कर दिया है. But when you make provision, आप conservative हो.
the provisions either get written back or they are out of the books completely. Let's keep our fingers crossed that not too many defaults are going to happen in the lower space. So I would say that despite these challenges, the way banks are disclosing their things and the way stocks have corrected, there is not too many reasons to be negative. रही बात NBFCs की, there are big solid names like Sundaram Finance या Cholamandalam या Bajaj Finance. So there are challenges for them also. उन लोग ने भी acknowledge किया. उसमें से name like Cholamandalam which have been consistently positive. And I've gone on recommending this because I'm holding it, no intent to sell it again. So ये सारे stocks है जहाँ पे आपको correction दिखता है, आपको समझ जाना चाहिए कि people are expecting the worst possible things and now it is refusing to fall. Go and buy it because the management quality which is there and considering the demographics of India, I think this space has to grow going ahead. Okay, मेहरबून सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके. थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. थैंक यू. मेहरबून सर कह रहे हैं जो पॉकेट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उसमें फाइनेंशियल में कोई बजाज फाइनेंस, कोई चोला, एफएमसीजी आने वाला समय बेहतर होगा. वैसे पॉकेट्स ऑफ ग्रीन एफएमसीजी में नजर आए थे कुछ नंबर्स में, कुछ ने डिसअपॉइंट करा, लेकिन नेस्ले, एचयूएल जैसी स्टोरीज अभी भी इंटैक्ट हैं. इंडस्ट्रियल्स उसमें किर्लोस्कर ग्रुप की एंटिटीज और रेलवे स्टॉक्स, ये सब वो इंटरेस्टिंग थीम्स हो सकती हैं जिसमें मेहरबून सर और उनकी टीम बेट कर रही है. चलिए, अच्छा इस बीच जरा पैनल को दिखाइएगा. चंदन, मैं आपकी बीटी एसटी एसटीबीटी कॉल्स पे सबकी आऊंगा. 24,500 को ले दे के डिफेंड तो कर लिया चंदन, लेकिन है तो बड़ी करेक्टिव अंडरटोन मार्केट्स की. क्या लग रहा है आप लोगों को यहां से रीड करके चार्ट्स को, डेटा का इंटरप्रेट करके आप लोग मान क्या रहे हो यहां से? और मीनिंगफुल डाउनसाइड्स खुलने की तैयारी? अगर 24,500 की दीवार टूट रही है तो हम कहां जा रहे हैं? बिल्कुल आशीष जी, देखिए बाजार में इंडेक्स 3 दिन से पोज ले रहा है, एक नैरो रेंज ट्रेड सेटअप बना रहा है, बट कंसर्न ये है कि फॉलो अप नहीं आ रहा है. और वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पे क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहा है. आज से कुछ दिन पहले देखें तो 25,250 हर्डल होता था, उसके बाद में हर्डल शिफ्ट होकर 24,950 हो गया और अभी जो नया हर्डल है वो लगभग 24,800 के आसपास हो गया. तो बाजार में रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और लेवल भी नीचे की तरफ जा रहे हैं विद द सीक्वेंस ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम. सो नेक्स्ट जो मीनिंगफुल लेवल रहेगा मेरे हिसाब से वो रहेगा 24,442. 24,442 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मई और जून में इसी सपोर्ट से मार्केट ने रिवर्सल लिया था और उससे पहले भी इसी सपोर्ट को इसी लेवल को बाजार रेजिस्टेंस बनाया था. तो मेरे हिसाब से 24,442 एक मेजर लेवल रहेगा. मेरा ऐसा मानना है कि मौजूदा लेवल से 100-150 पॉइंट और करेक्ट होने के बाद ही बाजार में कोई मीनिंगफुल सपोर्ट होगा और या ऊपर में 24,800 निकले तब जाके कोई रिवर्सल के चांस बनेंगे. ऊपर में 24,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है और नीचे 24,442 का लेवल इंपॉर्टेंट. अगर ये दो लेवल ब्रीच होते हैं तो फिर कोई मीनिंगफुल लेवल्स निकलेंगे. शुक्रिया चंदन जी. अब डीलर रूम चेक लेते हैं. बताइए कौन से दो स्टॉक्स फोकस में है यतिन जी? डीलर्स किस पे लगा रहे हैं बैट? गुड आफ्टरनून सभी को. और अगर हम बात करें क्लियरली तो दो स्टॉक जो आज फोकस में है उसमें है BSE लिमिटेड. यहाँ शॉर्ट कवरिंग सुबह से ही देखने को मिल रही है और डीलर्स को लगता है कि ये शायद शॉर्ट कवरिंग का माहौल आगे भी जाके बनता हुआ नजर पड़े और इसीलिए 2425 तक के शुरुआती टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ BTST की रणनीति अपना रहे हैं. शायद 2450 भी स्टॉक उनको लगता है कि एक बार मोमेंटम पकड़े तो वो भी हो सकता है. तो ये एक स्टॉक है जो BTST करनी है अगस्त फ्यूचर्स के लिए डीलर्स की एडवाइस से. और कैनरा बैंक का ये भी एक PSU बैंक है और इन जनरल आज PSU बैंक्स में लोअर लेवल्स पे अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ भी BTST का ट्रेड लिया जा सकता है 110-112 तक के टारगेट्स के लिए. तो दोनों ही स्टॉक्स में आज खरीदारी की एडवाइस डीलर्स की तरफ से आ रही है अपने क्लाइंट्स को. ओके, BSE और कैनरा बैंक ये दो स्टॉक्स जहाँ पे खरीदारी की राय है. और PSU स्पेस में अगर आप देखें और कैनरा बैंक का कितने बार डिस्कशन भी हुआ है आज इस चैनल पे, तो ये दो स्टॉक्स आपके रडार पर होना चाहिए. आप BTST और STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं. गाबा सर आप बताइए क्या चुन रहे हैं, BTST या STBT? STBT. और मेरे ख्याल से स्टॉक हमने कल आप ही ने हमने डिस्कस किया था, वो है कोफोर्ज. वीकनेस थी, आज आ गया वीकनेस, हमारा टारगेट भी अचीव हो गया, लेकिन अब भी वीकनेस है कोफोर्ज में. अब ट्रेड करें 1638 का, स्टॉप लगाना पड़ेगा 1652 का, 12 रुपए का है. मुझे लगता है लोअर लेवल्स करीब 1630 के पॉसिबल. कोफोर्ज लीजिए भाई, कल भी बात करी थी गाबा सर ने श्रेया के साथ और वो सेल की बात हुई थी, टारगेट अचीव हो गया. आज फिर श्रेया से बात कर रहे हैं, फिर लग रहा है वीकनेस और आएगी और दबाव गहराएगा, है ना गाबा सर? यही है मतलब. बिल्कुल. हाँ ठीक है. बैती साहब
आपका भाई क्या है, एसटीबीटी है, बीटीएसटी है, और कौन सा आइडिया है और क्यों है? जी आशीष जी, खरीदारी के साथ जाएंगे तो पूनावाला फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक 20 डेमा रीगेन किया है और इस खराब मार्केट में भी स्टॉक 3 दिनों से कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न में आ रहा है, और जिस हिसाब से 440 का वापस जोन अप्रोच किया है, मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 460 तक का जोन दिखाने के लिए। तो 450 और 460 ऐसे 2 लेवल्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 435 रुपए का एसएल मेंटेन करें। ओके, पूनावाला फिनकॉर्प स्ट्रेंथ कमजोर बाजार में भी आपको देखने को मिलेगी, और इनफैक्ट इस साल में अब तक 40% से ज़्यादा का रिटर्न इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिया है। खरीदारी की राय बही जी की तरफ से। चंदन जी, आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इस बाजार में सेलेक्टिव काउंटर है जहां पे वीकनेस नहीं है, रेजिलियंस है, स्ट्रेंथ इंटेक्ट है। 4 दिन पहले 3115 तक डिक्लाइन आया था, वो खरीदारी में तब्दील हुआ, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस महिंद्रा एंड महिंद्रा में रहेगा। मौजूदा लेवल से देखें तो 3180 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर में लगभग 3315 तक के टारगेट बनने चाहिए। M&M आज सुबह भी किसी ने प्रिफर्ड पिक के तौर पे दिया था, मैं रिकैप करूंगा, लेकिन वो ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आ गया है, और अब चंदन कह रहे हैं इसको BTST भी किया जा सकता है। कल भी शुरुआत शायद अच्छे नोट पे हो रही हो इस स्टॉक की। सतपुत्र साहब कहाँ हैं? सतपुत्र साहब, गुड आफ्टरनून। इस समय का बढ़िया ट्रेड क्या ले जाना चाहिए? आशीष जी, देखिए टीआई इंडस्ट्रीज, अगर आप देखिए टीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट, तो एक इसका जो मोमेंटम है मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप बाय करके लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2950 का, और जो टारगेट दिख रहा है वो करीबन 3050 से लेके 3080। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग मिलेगा टीआई इंडस्ट्रीज में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3-4 बार आज ये पिक में शामिल हुआ। कैश कॉल शुरुआत की ट्रेड्स और BTST के तौर पर भी यहाँ पे स्ट्रेंथ तो नज़र आ रही है। देखिए, कमज़ोर बाजार में भी 2.5% तेज़ी के साथ डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी। आशीष कयाल जी, आप बताइए, आपने क्या पिक किया है, BTST या STBT? म्यूट पे हैं आशीष जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, BTST के लिए देखिए वारी एनर्जी से जो बहुत ही जबरदस्त मूव आज के दिन देखा गया है, करीबन 5% से ज्यादा ऊपर है, और ऐसे मार्केट में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फिर से अपने 20 DMA के ऊपर आ चुका है, वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हुए, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 3120 का, और टारगेट है 3395 लेवल्स का। एनर्जीज आज बहुत लंबी स्टोरी सुनाई थी मेरे ख्याल से धर्मेश कान साहब ने, जब वो 4 का चौका में मिड कैप सबसे बेहतर कौन सा लग रहा है उनको, मिड कैप पिक ये था। दिन के हाईज के आसपास ट्रेड करता हुआ, और कयाल साहब को चार्ट्स में भी दमखम नजर आ रहा है। लीजिए भाई, बढ़िया एक और ट्रेड ग्रिप में, जिसको आगे भी तेजी तूल पकड़ेगी ऐसा लगता है। हो गए कोफोर्ज सेल रेको है, पूनावाला फिनकॉर्प खरीद के चलें, महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीद के चलें, टीआई इन्वेस्टमेंट्स खरीद के चलें, और वारी एनर्जी ये भी एक BTST आइडिया। वो जब सतपुत्र साहब टीआई कह रहे थे तो मुझे तो पीआई लिख रहा था। मुझे भी पीआई। वो तो पता नहीं मयूर हमारे डायरेक्टर साहब कैसे पकड़ लेते हैं यार, आप लोग के साथ वेवलेंथ मैच करती है उनकी, उन्होंने सही फायर कर दिया। तब मैं ये पूछने वाली थी, P फॉर पिकॉक या T फॉर ट्री? सतपुत्र साहब कौन सा था? ट्यूब इन्वेस्टमेंट ही था ना? नहीं, ट्री पिकॉक वाला नहीं। हाँ, गजब है मयूर, ये मैं हमेशा गलत पकड़ता हूँ, पता नहीं कैसे सही फायर करता है। गजब। ऐसे नहीं डायरेक्टर हैं वो है? ऐसे ही नहीं डायरेक्टर बने शो के। हो सकता है इसीलिए डायरेक्टर बने हो शो के। अच्छा, यतिन ने जो 2 स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे थे डीलिंग रूम चेक में, वो डीलर्स का मानना था। अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह ट्रेड करना मन है तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। मैं रिव्यू ले लेता हूँ। गाबा सर को फिर BSE वाला स्टॉक ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। सतपुत्र साहब, BSE लिमिटेड थोड़ी सी अच्छी खबरें आई, इसीलिए कल के बाद आज ऐसा नहीं है कि दमखम दिखा रहा हूं, लेकिन हाँ लोअर लेवल से रिकवरी बढ़िया आई, उसके बाद कंसोलिडेट करता हुआ। उम्मीद ये जागी है कि शायद वीकली एक्सपायरीज पे अभी कोई गाज नहीं गिरेगी। सेबी चेयर ने ऐसा कहा है कि हम ऐसा कुछ अभी प्रपोजल है ही नहीं टेबल पे। हो सकता है वाटर्स भी टेस्ट हो रहे हो इस समय, लेकिन अभी तो रिस्पाइट है। चार्ट्स पे तेजी का मन बन रहा है क्या? आशीष जी, देखिए एक चार्ट वीक है और न्यूज यानी कमेंट्री जो कमेंट वो पॉजिटिव है, तो वो दोनों को रिएक्ट कर रहा है। चार्टिकली अगर आप देखें, जब तक ये 2500 के नीचे रहेगा तब तक इसमें वीकनेस रहेगा। हालांकि जब आज कमेंट आई उसके बाद हमने एक अच्छा स्पॉट देखा, स्पाइक देखा, तो प्रोबेबली
अगर इस न्यूज को प्ले करना है आशीष जी, क्योंकि आजकल तो मार्केट न्यूज को ही ज्यादा प्ले कर रहा है, ना टेक्निकल और फंडामेंटल। सो अगर इस न्यूज को प्ले करना है, तो स्टॉप लॉस हैज टू बी 2360, 2360 के स्टॉप लॉस के साथ लेके जाइए बीएससी। टारगेट होगा 2400, लेकिन जो रियल मोमेंटम है ब्रेकआउट, वो 2400 के ऊपर जाने के बाद ही होगा। तो दिस इज जस्ट अ मोमेंटम प्ले, दैट्स इट। ये हो गया बीएससी पे व्यू। मैं अभी सुनाता हूं सेबी चेयर ने क्या कहा था, लेकिन कैनरा बैंक दूसरा आइडिया था। बहेती साहब प्लीज एक बार चार्ट टटोलोगे? आप लोग को भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या? आप लोग भी लग रहा है यहां से और अप मूव आएगा, कैरी करने का मन बनता है क्या? जी आशीष जी, इनफैक्ट ये मेरा बाय रिकमेंडेशन भी था शो के स्टार्ट में, और जिस हिसाब से कैन बैंक है और पूरे पीएसयू बैंक्स पे मोमेंटम बन रहा है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट्स है हमारे 114 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 107 रुपए का एसएल मेंटेन करें। देखा, मुझे पता था शो में पहले नहीं जुड़े थे सही ना आदमी से मैंने सवाल पूछा जिनकी पिक थी। पर मैं क्या पहले का पार्ट शो का मिस कर गया था, सॉरी, मुझे पता नहीं था। लेकिन बहेती साहब का ऑलरेडी पिक राइड कर रहा है और यहाँ पे डीलर्स को भी पसंद आ रहा है। अच्छा, बीएससी को रिस्पाइट क्यों मिला? क्योंकि सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे सर ने साफ कर दिया है कि वीकली ऑप्शंस बंद करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सुनिए उनका क्या कहना है। I'm not aware of any such communication. I think, Harsh, you have been running some story. I think it's your own speculative thing. And what we have been saying is quite out in the open. Whenever we do anything with respect to anything, I've said it before that we need some reforms, but what will be the nature of those reforms and how it will be treated? As per our practice, we always discuss with the markets. We always put out consultation papers. तो भाई वीकली ऑप्शंस रोकने की खबरें गलत और फिलहाल तो बेबुनियाद है। चंदन बचाएंगे इसके पीछे का सच। कमेटी में बैठते हैं। चंदन, कोई डिस्कशन हुआ क्या वीकली बंद करने का अब तक? देखिए, डेरिवेटिव्स मार्केट इंडिया में इस मार्केट का ऑलमोस्ट 430 टाइम्स तक पहुंच गया था, जो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट लिवरेज प्रोडक्ट बन चुका था। आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी यूज्ड टू बी द हाईएस्ट ट्रेडेड टर्नओवर इंडेक्स इन द एंटायर ग्लोब। सो काफी ज्यादा यहाँ पे एक्टिविटी होने लगी थी। और एज पर द डेरिवेटिव्स डेफिनेशन ये होता है कि डेरिवेटिव्स इज अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। तो इतनी ज्यादा यहाँ पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज देखने को मिली थी, उसके चलते यहाँ पे एक सिलेक्टिव वीकली एक्सपायरी यहाँ पे निर्धारित की थी। फिलहाल निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को है, सेंसेक्स का ट्यूसडे है, जो अब इंटरचेंज भी हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं जो वीकली एक्सपायरी है उसके चलते वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है। तो यदि वीकली एक्सपायरी नहीं होगी तो उसके चलते जो भी वोलेटिलिटी रहेगी वो क्वार्टरली और मंथली में शिफ्ट हो जाएगी, जो ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए अच्छी नहीं रहेगी। इसके हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा है कि वीकली एक्सपायरी यहाँ से हटती हुई नजर आएगी। कहने की वीकली एक्सपायरी भी ट्रेडर्स और हेजर को डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने का एक चांस देता है। तो आई थिंक अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि वीकली एक्सपायरी यहाँ पे खत्म होगी। और मेरे हिसाब से 2 वीकली एक्सपायरी जो वीक में वो सफिशिएंट है और काफी अच्छी एक्टिविटीज दोनों एक्सचेंज में देखने को मिल रही है। ओके, तो इस खबर के बाद आपने देखा बीएससी में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही। डिस्कशन कर रहे थे हम कुछ स्टॉक्स की, और जाते जाते आप देखिए, हालांकि क्लोजिंग और बेहतर तरीके से समझेंगे आशीष जी से बिग वॉल पर, लेकिन एक आध स्टॉक्स रखी स्क्रीन पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा, चंदन जी की ही पिक थी, डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी में फिर से थोड़ा सा मतलब निचले स्तरों से और थोड़ी सी मोमेंटम देखने को मिली। HDFC बैंक ने सपोर्ट किया। एक बार ICICI बैंक रखेंगे स्क्रीन पर, निचले स्तरों से जाते जाते ICICI बैंक भी थोड़ा ऊपर उठा है। HDFC बैंक के साथ साथ ICICI बैंक भी, तो यहाँ पे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी तो देखने को मिली। इसकी वजह से आप देखेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज फोकस में था। अब क्लोजिंग कैसी रही ये समझते हैं। आशीष जी, ओवर टू यू। क्लोजिंग पे जाऊं उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आज और कल सुबह के बीच में ट्रम्प साहब का एक ट्रुथ आना है। नहीं आया तो रिस्पाइट, आया तो सर्टेनिटी के साथ कल के सेशन को अप्रोच करेंगे। पर एक ग्रे पैच है आज और कल के बीच में, उनकी 24 घंटे की मियाद अगर सीरियस थे तो आज शाम को कंप्लीट हो रही होगी। उस पर CNBC आवाज की और हम सब की पैनी नजर तो रहेगी। आइए क्लोजिंग की तरफ ले चलता हूं। एक बार निफ्टी का इंट्राडे दिखाओगे डायरेक्टर साहब? ये 575 का जोन ठीक है, पर हो क्या रहा है? आज सुबह मैं दिखा रहा था आपको कि कैसे दायरा सिमटता जा रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे। इनफैक्ट इंट्राडे अगर दिखा सकें तो आज का दायरा और नीचे, मेरे ख्याल से रोज लोअर हाई बनते चले जा रहे हैं, और आज तो लोअर लो भी था भारतीय बाजारों का। इसलिए मैंने वर्ड यूज करा था करेक्टिव
अंडरटोन नजर आ रही है। खैर, काफी चैलेंजेस के बीच आज का सेशन था, काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बीच आज का सेशन था। उसमें प्राइमरली वो आरबीआई की पॉलिसी 50-50 स्ट्रेट डिवाइडेड थी, और ठीक है, दरों में कोई छेड़छाड़ इस समय नहीं हुई। और दूसरा, ट्रम्प साहब का वो अवेटेड भारत पर अगर गाज गिरनी हो तो उसके बीच में एक सदा हुआ सेशन, 1/3% दबाव के साथ निफ्टी वॉलेटाइल जरूर था, लेकिन सीमित दायरे में वॉलेटिलिटी प्ले आउट होती हुई नजर आई। बैंक्स ठीक ठाक एक बार रिकवर हुए पॉलिसी के बाद, तो लार्जली इन ग्रीन ही ट्रेड होता हुआ नजर आया, लेकिन निफ्टी आईटी एक सरदर्द, और यही रीजन था कि निफ्टी 50 1/3% दबाव में था। 2% कमजोरी के साथ ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हैवीवेट इंडेक्स कामकाज करता हुआ नजर आया। और एक दिक्कत, इंडेक्स तो ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, पेन ब्रॉडर मार्केट्स में है, और वो असली बैरोमीटर है मूड का। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% दबाव, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 1.25% कमजोर, और ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे ये हो गई 1:2 का रेशियो या 1:3 का रेशियो, यानी कि ज्यादातर बाजार, 3/4 बाजार इन रेड था। एक बार सेक्टोरल पॉकेट्स क्विकली दिखाइएगा। मेरे ख्याल से कोई रिस्पाइट कहीं नहीं था। इंडिया विक्स इंच अप हो रहा है, लेकिन वो तो खैर कंफर्ट में, 12 इज फाइन, 2-2.5% ऊपर। निफ्टी बैंक फ्लैटिश, निफ्टी फाइनेंशियल्स एकदम फ्लैट, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 1-2.5% उछाल के साथ। डिफेंस 2.5% दबाव, कैपिटल मार्केट अच्छी खबरों के बावजूद 1.5% दबाव के साथ। मेटल्स 1.5% नीचे, एफएमसीजी ब्रिटानिया ने मूड बिगाड़ दिया, 1% दबाव। आईटी तो हम बात कर ही चुके हैं। ऑटोज 0.5% की कमजोरी, बजाज ऑटो वगैरह रिजल्ट्स पे रिएक्शन था लार्जली, जिसके चलते पस्त नजर आया। फार्मा, वो ट्रम्प साहब का 150 से 250% टैरिफ की बात कि मार्केट बंद होने के लिए अलार्म लगाया हुआ है, सॉरी। फार्मा 2-2.25% दबाव, रियल्टी कमजोर, ऑयल एंड गैस पस्त, कैपिटल गुड्स में 1%, कैपिटल गुड्स डिफेंस जोड़ लीजिए 1% दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। क्विकली एक बार निफ्टी 50 का प्रिंट दिखा दीजिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे, एशियन पेंट्स बढ़िया कर गया, एचडीएफसी लाइफ बढ़िया कर गया, एमएनएम सुबह से ट्रेड राइट कर रहा है, अच्छा करा। अदानी पोर्ट्स, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते अच्छी मजबूती। बीईएल ठीक है, अच्छी खबरें थी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, इसलिए मजबूत था। वो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आउट परफॉर्म क्यों कर गया? भाई साहब मजबूत थे, 0.5% एसबीआई उछाल के साथ। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक हाईलाइट थे। आरआईएल में इंट्राडे में एक रिकवरी आई है। कल के सेशन के लिए स्टॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बिहेवियर के लिहाज से। दबाव आईटी और फार्मा, तो विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस दबाव में। फार्मा में डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मास्यूटिकल्स टॉप लूजर्स के तौर पे नजर आएंगे। इंडसइंड बैंक छोड़ दीजिए, चला था, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तर से देखने को मिली है। ये मोटा मोटी मूड 24,570 का क्लोज। बिल्कुल, क्लोजिंग हमने समझ ली, और अब देखने वाली बात होगी, नजर रहेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से क्या बयान आता है और मार्केट में क्या नई चीज़ आती है। वैसे आशीष जी, ये अलार्म मार्केट क्लोज का था? ये मार्केट 330 क्लोज का है। दरअसल मैं वो कल सुबह के शो के लिए, आपको याद होगा, दिखाता हूँ तब और अब। हाँ, तो हम क्या डाइजेस्ट करके गए और कल सुबह इस तस्वीर कैसी मिल रही है मॉर्निंग कॉल में बताता हूँ। तो वैसे भी वो याद रहता है 330 का अलार्म लगा के। मुझे आइडिया नहीं था शो करना, मैं भूल गया था अलार्म बंद करना है। वैसे अलार्म हमारे शो पे भी बच जाता है 3:30 मार्केट क्लोज होते ही। चलिए, ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके जहन में पोर्टफोलियो रिलेटेड। आज मार्केट के पंचनामा में हमारे साथ जोड़ेंगे अरुण कुमार मंत्री जी, उनसे हम मार्केट डिस्कशन करेंगे, साथ ही क्वेश्चंस भी लेंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही, और इससे मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग पैनल में। तब तक के लिए देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।